हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज तारीख है 7 जनवरी 2023 और हम न्यूज़ एनालिसिस करने जा रहे हैं दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का। दोस्तों, इससे पहले कोई न्यूज़पेपर एनालिसिस मैंने नहीं डाला क्योंकि उधर न्यू ईयर का टाइम था और कोई भी खबर ऐसी नहीं थी जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड हो, और बीच में भी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई। लेकिन आज का अखबार जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज आपके प्री प्लस मेंस और प्लस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आए हैं, जहां केस स्टडी आपको देखने को मिलेगी। वहीं पर कुछ ऐसे डेटा या कुछ ऐसे आंकड़े देखने को मिलेंगे जो आपके यूपी पीसीएस 2023, यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स, बिहार पीसीएस 2023 प्रीलिम्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे वो क्वेश्चन। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं शुरुआत आज के इस सेशन की। तो हमारी पहली खबर है, लखनऊ हवाई अड्डे पर सोते रहे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, विमान आते जाते रहे। ये जो न्यूज़ है ये केस स्टडी यानी कि जीएस पेपर 4 और इंटरव्यू के नज़रिए से बहुत सटीक टॉपिक है। ये एक तरीके से केस स्टडी है। यहाँ पर ये प्रशासन का लापरवाही दिखाया गया है और यहाँ पे जांच भी हुई है। तो ये आपके इंटरव्यू के लिहाज से बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि इंटरव्यू में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि प्रशासन में जांच की ज़रूरत क्यों होती है, जांच की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जांच क्या कराना ज़रूरी है। तो इस तरह से आप इस तरह की केस स्टडी को एक एग्जाम्पल के रूप में आप पेश कर सकते हैं और उस एग्जाम्पल को देने से ये होगा कि एग्जामिनर के ऊपर जो आपकी छवि है इंटरव्यू के ऊपर बहुत अच्छी पड़ती है और उसको लगता है कि आप साल भर न्यूज़पेपर के टच में रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो जिन एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों की सतर्कता पर विमानों का संचालन टिका होता है वे करीब एक साल से रात 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक अपनी एरिया कंट्रोल सर्विलांस यूनिट को बंद कर देते हैं और फिर सो जाते हैं। यह मामला है लखनऊ एयरपोर्ट का। इस दौरान एरिया रडार बंद रहे और यूनिट की स्क्रीन पर दिखे बिना ही लखनऊ एयरपोर्ट आने वाले विमान वैकल्पिक प्रोसीजरल सिस्टम से उतरते रहे। इसी तरह सिस्टम को बाईपास कर उड़ान भी भरते रहे, है ना। तो पिछले दिनों महानिदेशालय नागरिक उड्डयन की टीम ने लखनऊ के एटीसी की जांच की और ये लापरवाही उनके सामने आई। एरिया कंट्रोल सर्विलांस यूनिट की लॉग बुक और पर्सनल लॉग बुक की जांच के बाद 37 एयर कंट्रोलरों को नोटिस जारी किया गया। डीजीसीए के निर्देश के बाद इनमें से 21 को हटाने को कहा गया है। जांच में एक और गड़बड़ी पाई गई जिसमें अप्रोच कंट्रोल के बंद रहने के समय 16 प्रोसीजरल कंट्रोलर कागजों पर ही ड्यूटी करते रहे, यानी कि वो एक्चुअल में मौजूद नहीं थे, वो कागजी कार्यवाही के तौर पर वो उपस्थित थे। जांच में उनकी आवाज़ का रिकॉर्ड नहीं मिला, उनके विरुद्ध भी नोटिस जारी किया गया है। अब देखिए एटीसी के 3 सिस्टम क्या होते हैं। तो लखनऊ एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग और उनको रवाना करने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल के 3 सिस्टम काम करते हैं। ये है एरिया कंट्रोल, अप्रोच कंट्रोल और एरोड्रोम कंट्रोल। तीनों की सहायता से विमान की लैंडिंग होती है और एरिया कंट्रोल 24 घंटे काम करता है। अप्रोच कंट्रोल का रडार 6 से लेके 10 बजे तक रात में काम करता है और रात 10 से सुबह 6 बजे तक प्रोसीजरल कंट्रोलर रेडियो फ्रिक्वेंसी से निर्देश देकर विमान को रनवे पर लाते हैं। और एरोड्रोम कंट्रोल विमान के लैंड करने के बाद उसे पार्किंग तक ले जाता है। प्रोसीजरल कंट्रोल का उपयोग वैकल्पिक है, रडार के काम ना करने की स्थिति में इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये देखिए, आपने देखा कि जहाँ पर कुछ लोग उपस्थित रहे कागजी तौर पर लेकिन वो एक्चुअल में नहीं थे। तो ये एक तरीके से लापरवाही है। इस तरह से जांच के लिए कमेटी बनाई गई और उन्होंने ये चीज़ें सामने पाई। तो इसी तरह से आप देख रहे हैं कि प्रशासन में जांच का कितना इंपॉर्टेंस है। अगर जांच ना रखी जाए या जांच ना करवाई जाए तो प्रशासनिक विभाग कितना लापरवाह हो सकता है। तो ये केस स्टडी के तौर पर आप ले सकते हैं और अब जीएस पेपर 4 में और इंटरव्यू में आप फॉर एग्जांपल के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जो ये खबर है ये है जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी, और इंडियन इकोनॉमी में ये टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो उसके अंदर ये टॉपिक है, इसमें देखिए ये बताया गया है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद 7% रहेगी विकास दर, यानी कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 7% रहेगी। वैश्विक स्तर पर उथल पुथल और मंदी जैसी चुनौतियों के बावजूद चालू वित्त वर्ष यानी कि 2022-23 में भारत की विकास दर 7% रह सकती है। कृषि और सर्विस सेक्टर के बेहतर प्रदर्शन से चालू वित्त वर्ष में यह विकास दर हासिल होती दिख रही है। अगर ऐसा होता है तो यह दुनिया के 20 प्रमुख देशों में सबसे अधिक होगी। चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के मूल्यांकन के आधार पर एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से शुक्रवार को यह अनुमान जारी किया गया। पिछले साल फरवरी में रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू होने के बाद कच्चे तेल के दामों में वृद्धि हुई और वैश्विक स्तर पर खाद्य और ऊर्जा संकट, बड़ी अर्थव्यवस्था में मंदी की आहट, चाइना में सप्लाई चेन के प्रभावित होने जैसी चुनौतियों को देखते हुए तमाम एजेंसियों ने भारत की अनुमानित विकास दर को 7% से कम कर दिया।
आरबीआई और आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। नोमुरा ने तो सिर्फ 6.6% की विकास दर का अनुमान जाहिर किया है। एनएसओ के अनुमान के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में प्रति व्यक्ति आय में भी 5.8% की बढ़ोतरी होगी। चालू वित्त वर्ष में प्रति व्यक्ति आय 1,13,967 रुपये हो जाएगी, जबकि पिछले वित्त वर्ष में प्रति व्यक्ति आय 1,07,670 रुपये थी। एनएसओ के अनुमान के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में कुल जीडीपी 1,57,60,363 रुपये रहने का अनुमान है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में कुल जीडीपी 1,47,35,515 करोड़ रुपए थी और पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में विकास दर 8.7% थी। तो अब हम देखते हैं कि सेक्टर वाइज बढ़ोतरी का अनुमान क्या क्या है। तो कृषि और फिशरीज विकास दर जो है 3.5, खनन में 2.4, मैन्युफैक्चरिंग में 1.6, बिजली गैस पानी और अन्य उपभोक्ता सेवा में 9.0, कंस्ट्रक्शन में 9.1, ट्रेड होटल ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशंस में 13.7, वित्त रियल इस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज में 6.4, शिक्षा स्वास्थ्य मनोरंजन व निजी सेवा में 7.9% का ये बढ़ोतरी अनुमान आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली खबर की। तो हमारी अगली खबर है, इंदिरा पॉइंट पहुंच रक्षा मंत्री ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की मजबूती का दिया संदेश। देखिए, अरुणाचल प्रदेश जाकर पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा स्थिति जांचने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को देश की दक्षिणी समुद्री सीमा इंदिरा पॉइंट पहुंचकर सुरक्षा की समीक्षा की। अंडमान निकोबार यात्रा के दूसरे और अंतिम दिन राजनाथ ने रक्षा तैयारियों की गहन समीक्षा के साथ ही वहां तैनात सैनिकों को राष्ट्रीय हितों की रक्षा में सजग रहने के लिए प्रोत्साहित भी किया। रक्षा मंत्री ने यहां स्थापित देश के इकलौते संयुक्त सैन्य कमान का दौरा किया और वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक के साथ ही संयुक्त कमान के कार्य संचालन की भी समीक्षा की। रक्षा मंत्री की बैठक इस लिहाज से भी मायने रखती है कि तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय के लिए संयुक्त थिएटर कमान बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बैठक महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं, गरीब देशों को कर्ज से निपटने की तरकीब सिखाएगा भारत। देखिए, दुनिया के गरीब और विकासशील देशों, जिसे कूटनीतिक भाषा में ग्लोबल साउथ कहते हैं, की अगुवाई करने का दम भारत ने फिर दिखाया है। इस क्रम में भारत 12 और 13 जनवरी को इन देशों का विशेष वर्चुअल सम्मेलन यानी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट आयोजित करने जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए 120 देशों को आमंत्रण भेजा गया है। यह बैठक 10 सत्रों में होगी। शुभारंभ और समापन सत्र की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसमें इन देशों के प्रमुख हिस्सा लेंगे। बाकी के 8 सत्र मंत्री स्तरीय होंगे। बैठक के बाद साझा ब्यौरा जारी किया जाएगा। तो देखिए, आपसे सवाल ये पूछेगा कि वर्चुअल सम्मेलन वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किसने किया था? भारत, चाइना, रूस, अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि कौन कर रहा है। फिर क्या है, इसमें क्या होगा कि कम विकसित और विकासशील देशों की जरूरत को पूरा करने में भारत कभी पीछे नहीं हटेगा और इस सम्मेलन में भारत गरीब देशों को कर्ज से निपटने का तरीका बताएगा। और भारत की कोशिश है कि ग्लोबल साउथ माने जाने वाले देशों के हितों के बीच बेहतर सामंजस्य बनाया जाए और वैश्विक मंच पर इनके हितों को ज़्यादा तवज्जो भी मिले। इस सम्मेलन में तब बुलाने का और ज़्यादा महत्व है जब भारत की अगुवाई में G20 सम्मेलन की बैठकें हो रही हैं। ग्लोबल साउथ समिट में जो भी मुद्दे उठेंगे उसको लेकर भारत G20 में भी चर्चा करेगा ताकि इनकी प्राथमिकताओं को ज़्यादा महत्व मिले। बैठक में कौन कौन से देश हिस्सा लेंगे इसकी अंतिम घोषणा अभी नहीं हुई है, क्योंकि इन देशों के साथ विमर्श चल रहा है और पाकिस्तान, चाइना, यूक्रेन जैसे देश हिस्सा लेंगे या नहीं ये अभी क्लियर नहीं है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर की अगुवाई में होने वाले एक सत्र में विकासशील और गरीब देशों की प्राथमिकता पर सहमति बनाने की बात होगी और जयशंकर की अध्यक्षता में ही एक दूसरे सत्र का भी आयोजन होगा जिसमें G20 के एजेंडे पर बात की जाएगी। और इसी तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में वित्त मंत्रियों की बैठक होगी जिसमें विकास परियोजनाओं के लिए फंडिंग और बढ़ते कर्ज की समस्याओं से लड़ने की तरकीब पर बात की जाएगी। और एक सत्र ऊर्जा सुरक्षा को लेकर होगा जिसमें सभी देशों के ऊर्जा मंत्री हिस्सा लेंगे, जिसमें रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध से पैदा हुए संकट के बाद गरीब देशों की ऊर्जा सुरक्षा को किस तरह से सुनिश्चित किया जाए इस बारे में विभिन्न विकल्पों पर बात की जाएगी। और इसी तरह से एक सत्र जो है पर्यावरण मंत्रियों की होगी। क्वात्रा ने बताया कि हर सत्र में 10 से 20 देश हिस्सा लेंगे। तो ये इसका एजेंडा है, क्योंकि भारत अगुवाई कर रहा है G20 का। तो इसमें जो भी डिस्कशन किया जाएगा, जिन जिन मुद्दों को उठाया जाएगा, भारत उन मुद्दों को G20 में भी उठाएगा। अब देखिए, अनुराग ठाकुर ने Y20 सम्मेलन के थीम, लोगो व वेबसाइट को किया लॉन्च। देखिए,
युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को Y20 सम्मेलन इंडिया के थीम, लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया और उन्होंने कहा कि यह शिखर सम्मेलन युवाओं और दुनिया को भारत के विकास के तौर तरीके को आकार देने के लिए समान रूप से अवसर प्रदान करेगा। और उन्होंने बताया कि Y20 को अवसर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक ऐसा मंच है जो युवाओं को G20 की प्राथमिकताओं पर विचार रखने के लिए प्रेरित और आमंत्रित करेगा। भारत पहली बार Y20 समिट की मेजबानी कर रहा है। बाली के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की थी। इस वर्ष 30 नवंबर तक भारत के पास अध्यक्षता का अधिकार रहेगा। G20 के विभिन्न समूहों की बैठकें भी इसी माह से शुरू होंगी। भारत की जिम्मेवारी दुनिया भर के युवा नेताओं को एक मंच पर लाना, चर्चा करना और बेहतर भविष्य का एजेंडा तैयार करना है। दिल्ली में Y20 समिट का कर्टन रेजर कार्यक्रम 2 सत्रों में शुरू हुआ। पहले सत्र में Y20 के लोगो, वेबसाइट और थीम का विमोचन किया गया और दूसरे सत्र में भारत को महाशक्ति के रूप में विकसित करने के मुद्दे पर विशेष विमर्श हुआ। ठीक है, तो Y20 समिट के बारे में अब हम जान लेते हैं। देखिए, Y20 समिट की पहली बार मेजबानी भारत कर रहा है। अनुराग ठाकुर ने थीम, लोगो और वेबसाइट की लॉन्च, है ना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने Y20 समिट इंडिया की थीम, लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया। और Y20 एक ऐसा मंच है जो युवाओं को G20 की प्राथमिकताओं पर अपना नजरिया और विचार रखने के लिए प्रेरित और आमंत्रित करता है। तो ये Y20 है। अब हम बात करते हैं अगली खबर की। तो केंद्र सरकार की नगर वन योजना में बदलाव। देखिए, शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने के लिए चलाई जा रही नगर वन योजना में केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत नगर वन और वन वाटिकाएं अब विश्वविद्यालय या फिर शैक्षणिक संस्थानों के परिसर की खाली भूमि में भी स्थापित करी जा सकेंगी। शहरी क्षेत्रों में इसके लिए जरूरी भूमि मिलने में हो रही दिक्कत के बाद केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। साथ ही देश भर के सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों से इस स्कीम से जुड़ने के लिए कहा है। और मौजूदा समय में देश 1000 से ज़्यादा विश्वविद्यालय और करीब 50,000 कॉलेज और दूसरे उच्च शिक्षण संस्थान मौजूद होंगे। और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने यह कदम तब उठाया जब वर्ष 2020 में शुरू की गई इस योजना के तहत देश में साल 2024-25 तक 1000 नगर वन और वन वाटिकाएं बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बावजूद इसके अब तक सिर्फ 250 नगर वन और वन वाटिकाओं के ही प्रस्ताव मिले हैं। इन्हें मंजूरी भी दे दी गई है। ऐसे में तय समय में इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह कदम उठाया गया है। मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक इन योजना के लक्ष्य को हासिल करने में राज्यों और शहरी क्षेत्रों के सामने बड़ी दिक्कत इसके लिए पर्याप्त भूमि की उपलब्धता भी है। हालांकि इसके पहले भी मंत्रालय ने इसके लिए जरूरी भूमि के मानकों में बदलाव किया है, जिसमें नगर वन के दायरे को 50 हेक्टेयर से घटाकर 10 हेक्टेयर तक कर दिया गया था। साथ ही वन वाटिका के दायरे को 10 हेक्टेयर से घटाकर 1 हेक्टेयर तक किया गया है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय इस स्कीम के तहत कैंपा फंड से वित्तीय मदद भी मुहैया करेगा, जिसमें प्रति हेक्टेयर 4 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। मंत्रालय का मानना है कि इस पहल से उच्च शिक्षा संस्थानों के परिसर बायोडायवर्सिटी और ऑक्सीजन के बड़े केंद्र भी बनेंगे। तो इस लिहाज से केंद्र सरकार की नगर वन योजना में बदलाव किया गया है। अब देखिए, 2020 में केंद्र सरकार ने ये योजना शुरू की थी और 1000 नगर वन और वाटिका बनाने का लक्ष्य रखा गया है और 250 नगर वन और वन वाटिकाओं के ही प्रस्ताव मिले हैं सरकार को अभी तक। तो ये एक तरीके से नया इनिशिएटिव है केंद्र सरकार के द्वारा। अब हम बात करते हैं अगली न्यूज़ की। तो हमारी अगली खबर है, गरीबी का दुष्चक्र तोड़ने के प्रयासों में दिखेगी तेजी। देखो, समाज में समानता, समता और समानता के प्रयासों के फलीभूत होने की बड़ी शर्त है गरीबी उन्मूलन। जब तक समाज का हर व्यक्ति सम्मान के साथ 2 जून की रोटी जुटाने में सक्षम नहीं हो जाता, तब तक लक्ष्य अधूरा है। देश में गरीबी उन्मूलन पिछले कई दशक से सरकारों के एजेंडा में रहा है, लेकिन परिणाम वैसे नहीं मिल पाए जैसी उम्मीद थी। पिछले 1.5 दशक इस संबंध में उम्मीद जगाने वाले रहे हैं। बड़ी आबादी गरीबी की रेखा से ऊपर आई है और विगत 3 वर्षों में कोरोना महामारी की चुनौतियों के बीच भी सरकार ने लगातार गरीबों के उत्थान की दिशा में प्रयास किया है और इस साल उन्हें और तेज करने पर काम होगा। ठीक है, तो देखो इसके रिजल्ट क्या है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से गरीबी उन्मूलन की दिशा में सफलता के सुखद जो इंडेक्स मिले हैं, वो देखो क्या कह रहा है कि 41 करोड़ की आबादी पिछले 15 साल में गरीबी रेखा से ऊपर आई। 55% गरीब थे 2006 में और 27.7% गरीब थे 2017 में और 16.4% रह गई है 2021 में गरीबों की आबादी। 27 करोड़ की जनसंख्या साल 2005-6 से 2015-16 के बीच और 14 करोड़ की आबादी 2015-16 से 19-21 के बीच गरीबी के दुष्चक्र से बाहर आई और इन चुनौतियों का करना पड़ा सामना। देखो, 22 करोड़ लोग अब भी गरीबी रेखा से नीचे कर रहे हैं जीवन यापन। 9 करोड़ बच्चे अभी गरीबी के दुष्चक्र में फंसे हैं भारत में और 3 करोड़ हैं पोषण, खाना पकाने के ईंधन, स्वच्छता और आवास के मानक पर भारत में गरीबों की संख्या। ठीक है, और देखो ये आगे कदम बताए गए हैं कि किस तरह से सरकार ने अपना कदम बढ़ाया कि लोग गरीबी से बाहर आए। तो हम बात कर लेते हैं गरीबी क्या है। देखो, अगर हमें समाज में समानता लानी है, इक्वालिटी लानी है, तो हमें
जितने भी पिछड़ा वर्ग है उसको भी मुख्य धारा में लाने का काम करना पड़ेगा। जब हम मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे तो जो पिछड़ा वर्ग है, जो गरीबी रेखा से नीचे है, वो गरीबी रेखा से ऊपर आएगा और वो मुख्य धारा में जुड़ेगा। और जब मुख्य धारा में आएगा तो समानता की भावना पैदा होगी। ठीक है, देखो गरीबी दो तरीके की होती है, एक होती है सापेक्ष गरीबी, एक होती है निरपेक्ष गरीबी। देखो सापेक्ष गरीबी वो गरीबी होती है जो विकसित देशों में पाई जाती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे गुणवत्ता में तुलना की जाती है, मतलब यहाँ पे तुलनात्मक गरीबी होती है। जैसे मान के चलिए विकसित देशों में क्या होगा, अगर किसी के पास कार है और जिसके पास कार नहीं है, तो जिसके पास कार नहीं है वो जिसके पास कार है उसके कंपैरिजन में वो गरीब है। लेकिन भारत की अगर बात किया जाए तो कार लेना भी एक विलासिता है। गरीब उसे कहेंगे जो अपनी बेसिक, मतलब जो बुनियादी ज़रूरतें उसको भी पूरा नहीं कर पाएगा, वो भारत का गरीब है ना। तो इस तरह की गरीबी होती है। तो हम गरीबी जान लेते हैं कि गरीबी क्या है, और ये जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी गरीबी का पार्ट है। तो हम बात करते हैं गरीबी क्या है। तो गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति या परिवार के पास न्यूनतम जीवन स्तर को वहन करने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी होती है। लेकिन गरीबी का प्रतिनिधित्व करने वाली धारणा समय के साथ और राष्ट्र में उतार चढ़ाव कर सकती है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या से गरीबी का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब यहाँ पे बात हो रही है गरीबी का दुष्चक्र। तो गरीबी का दुष्चक्र क्या है, देखो इस शब्द का मतलब है कि नक्षत्र मंडल के समान वृत्ताकार ढंग से घूमती हुई ऐसी शक्तियों से जो एक दूसरे पर इस प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया करती हैं कि एक निर्धन देश निर्धनता की अवस्था में बना रहता है। अगर हम दूसरे शब्दों में समझें तो एक गरीब देश में आय कम होती है, यानी इनकम कम होगा। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि बचत भी कम होगी, और फिर कम बचत के कारण न्यून विनियोग होता है और न्यून उत्पादकता यानी कम उत्पादकता होगी, जो पुनः कम आय को उत्पन्न करेगी। तो ये एक तरीके से गरीबी का दुष्चक्र हो गया। अल्प विकसित राष्ट्र में पूंजी का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में ऐसी गतिविधियों को संचालित करना संभव नहीं हो पाता जिससे कि अर्थव्यवस्था को गरीबी के दुष्चक्र से उबारा जा सके, और विकासशील राष्ट्र सामान्यतया निर्धन होते हैं। और ऐसे राष्ट्रों में गरीबी के चिरस्थायी बने रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जो इस बात का प्रमाण है कि किसी गरीब राष्ट्र की गरीबी का मुख्य कारण गरीबी होना है। ठीक है, तो ये गरीबी हो गया। इसको आप अब देखिए, अब ये न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल कवर हुआ कि गरीबी का दुष्चक्र तोड़ने में के प्रयासों में दिखी तेजी। तो अब आप ये करिए कि अगर आपको यूपी पीसीएस या यूपीएससी या बीपीएससी प्री देना है या मेंस भी देना है आपको, तो आपको क्या करिए कि आपके पास इकोनॉमिक्स की जो भी किताब हो, रमेश सिंह, नितिन सिंघानिया, उसमें आप जाइए, गरीबी का चैप्टर खोलिए और इस गरीबी के चैप्टर को खोलकर पढ़िए, रीडिंग लगाइए, उसको समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद फिर उस कॉन्सेप्ट को इस न्यूज से लिंक कीजिए, कनेक्ट कीजिए। जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपके माइंड में एक होलिस्टिक अप्रोच पैदा होगा गरीबी को लेकर, जिससे आपके पास एक कुछ तर्कसंगत पॉइंट आएंगे और उन पॉइंट्स का यूज़ आप मेंस में और अपने इंटरव्यू में कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली न्यूज़ की। अब देखिए, जो लोग बिहार पीसीएस प्री देने जा रहे हैं 12 फरवरी को, उनके लिए बहुत ही काम की खबर है। तो ये न्यूज़ है कि बिहार में जाति आधारित गणना आज से शुरू हो रही है। तो देखिए, बिहार में बहुप्रतीक्षित जाति आधारित गणना शनिवार की सुबह से विधिवत आरंभ हो जाएगी। इसके तहत अगले 15 दिनों तक मकानों पर संख्या अंकित करने का काम होगा। इसके लिए वार्ड स्तर पर नजरी नक्शा तैयार किया जाएगा और संख्या अंकित करने के बाद वार्ड के आधार पर प्रगणक परिवारों की गिनती करेंगे और एक प्रगणक को 150 घरों की गिनती करनी होगी और एक वार्ड में 2 प्रगणक लगाए गए हैं। वार्ड बड़ा होने पर प्रगणकों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। अब देखो, ये जरूरी क्यों हो? हम चाहते थे कि जाति आधारित गणना पूरे देश में हो। देखो, समाधान यात्रा के दूसरे दिन शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिवहर जिला के छतौना गांव में थे और उन्होंने बोला कि हम केवल जाति आधारित गणना नहीं करवा रहे हैं, बल्कि इसके जरिए लोगों की आर्थिक स्थिति समेत एक एक चीज़ की जानकारी एकत्र करा रहे हैं। इससे पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि हमें विकास के लिए क्या क्या करना है और इस गणना के लिए कर्मियों को कई स्तरों पर प्रशिक्षण दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वे चाहते थे कि जाति आधारित गणना राष्ट्रीय स्तर पर हो, लेकिन वे लोग सहमत नहीं हुए। उनका इशारा केंद्र सरकार की ओर था। उन्होंने कहा कि पहले हम बिहार में जाति आधारित गणना करा लेते हैं, उसके बाद देश स्तर पर इसके लिए बात को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये जाति आधारित गणना का इन्होंने बताया कि हमारे पास आंकड़ा आएगा और उस आंकड़े के आधार पर हम ये एनालाइज करेंगे कि आर्थिक स्थिति कैसी है। उस आर्थिक स्थिति पर हम योजनाएं बनाएंगे कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। तो ये इस पहल के तहत इन्होंने जाति आधारित गणना शुरू करवाई है। अब हम बात करते हैं अगली खबर की कि अगली न्यूज़ क्या है। तो ये एडिटोरियल है, भारत जोड़ने का नया प्रयोग। देखिए, नए साल की पूर्व संध्या से लेकर उसके आगमन तक विश्व में शुभकामनाओं पहाड़ों का दौर चलता रहा। मोदी सरकार ने भी देश को नए साल की बधाई दी, है ना। और उन्होंने कहा, और
और उन्होंने एक उपहार दिया और वह था काशी तमिल संगमम के माध्यम से देश की दो महान संस्कृतियों आर्य और द्रविड़ को पास लाकर राष्ट्र की एकता और अखंडता के संवैधानिक संकल्प को लक्ष्य बनाया। और यह संगमम काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ये छोड़िए, हम बात करते हैं कि देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में दो महान संस्कृतियों की साझा विरासत और भूमिका को रेखांकित किया गया है ना। भारतीय विविधता का बहुआयामी स्वरूप विश्व को चकित करता है। उसके मन में सवाल उठता है कि भारत में एकता क्यों और कैसे है। देखिए, हमारे यहाँ पर प्राचीन समय से ही हम डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यहाँ पर अनेक धर्म के लोग, है ना, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कभी क्रांति नहीं हुई। हमारे यहाँ संक्रांति होती है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे यहाँ मकर संक्रांति होती है। और अब अमेरिका, रसिया, चाइना में बात करें तो वहाँ क्रांति होती है। तो यहाँ पर जो सवाल उठाया गया है, ये बताया गया है कि विदेशी इतिहासकारों ने इसी विविधता को विभाजनकारी तत्व बनाकर आर्य और द्रविड़ संस्कृतियों के संघर्ष का कल्पित सिद्धांत प्रतिपादित किया, लेकिन आज तक आर्य द्रविड़ संघर्ष का तथ्यात्मक प्रमाण नहीं मिला है। और गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगण पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल बंग में द्रविड़ शब्द को स्थानवाची के रूप में प्रयोग किया, प्रजाति सूचक के रूप में नहीं। केरल में जन्मे आदि गुरु शंकराचार्य ने देश के चारों कोने पर 4 धाम और मठों की स्थापना कर देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। कण्व, अगस्त्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य आदि अनेक ऋषि तथा राजा वो से लेकर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आदि असंख्य विद्वान उत्तर भारत में परम आदरणीय रहे। और काशी तमिल संगमम ने शंकराचार्य की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया, जिससे देश की एकता अखंडता बनी रहे। और काशी तमिल संगमम न केवल आर्य और तमिल संस्कृतियों वरन उत्तर एवं दक्षिण भारत को जोड़ने का बेज मंत्र है। आज भी तमिलनाडु में विवाह के अवसर पर वर वधू काशी यात्रा का संकल्प लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि तमिलों को अपने जीवन काल में एक बार काशी यात्रा करना अनिवार्य है। 15वीं शताब्दी में तमिलनाडु के शासक पराक्रम पांड्या ने शिव काशी में शिव का अद्भुत मंदिर बनवाया, जिसमें काशी से लाए लिंगम की स्थापना की गई। तमिलनाडु में काशी, शिव काशी, तेन काशी आदि धार्मिक स्थल काशी तमिल जुड़ाव के साथ हैं। वहीं वाराणसी में अनेक क्षेत्रों में एक लघु तमिलनाडु बसता है, जिसमें तमिल के महाकवि सुब्रह्मण्य भारती भी वर्षों रहकर अध्ययन कर चुके हैं। इसी के साथ दक्षिण भारत वासियों को यह भी समझना हो कि वहाँ के अद्भुत मंदिर यदि सुरक्षित रहे तो उसका एक कारण यह था कि उत्तर भारत के लोगों ने बाह्य आक्रांताओं को यहीं उलझाए रखा। काशी तमिल संगमम केवल एक शुरुआत है, ऐसा ना हो कि यह क्षणिक उत्सव होकर रह जाए। इसके लिए उत्तर भारत के लोगों को कुछ गंभीर प्रयास करने होंगे, जैसे हमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि में से कोई दक्षिण भारतीय भाषा सीखनी होगी और उसके अद्भुत साहित्य को पढ़ना होगा। जब 1968 में त्रिभाषा फार्मूला बना तो हिंदी भाषी लोगों को हिंदी और अंग्रेजी के अलावा एक आधुनिक भारतीय भाषा का विकल्प दिया गया, लेकिन अधिकतर ने संस्कृत चुना, क्योंकि ना तो दक्षिण भारतीय भाषा के शिक्षक उपलब्ध थे, ना ही इस पर कोई ध्यान दिया गया। इससे उत्तर दक्षिण संवाद में व्यवधान पड़ा, जिससे भारतीय शास्त्रार्थ पद्धति, जिसमें संवाद से सहमति और सहमति से समाधान की संस्कृति थी, समाप्त हो गई। इसलिए आज के संवाद में हमें शत्रुता और संघर्ष के दर्शन होते हैं। और यह स्वाभाविक है कि काशी तमिल संगमम को राजनीतिक चश्मे से भी देखा गया। बहुतों को लगा कि इससे प्रधानमंत्री मोदी एक और दक्षिणी के राज्यों तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भाजपा के लिए राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजनीतिक प्रोजेक्ट की धार कुंद कर रहे हैं। वास्तव में कोई नेता, राजनीतिक दल या सरकार किसी भी रूप में भारत जोड़ने का काम करती है तो उसकी सराहना की जानी चाहिए, भले ही उससे उन्हें राजनीतिक लाभ क्यों ना मिले। यदि राहुल अपनी यात्रा से एक बेहतर राजनीतिज्ञ के रूप में उभरते हैं और देश के प्रति उनको समझ बढ़ती है तो इसमें बुरा क्या है। यदि इसका लाभ कांग्रेस और देश को मिले तो इसमें क्या हर्ज। इसी प्रकार काशी तमिल संगमम से यदि देश की दो महान संस्कृतियों में मिलन और सद्भाव हो, उससे देश की एकता और अखंडता बढ़े और भाजपा को उसका लाभ मिले तो उसमें क्या समस्या है। देश के लिए भी जो भी काम करेगा उसे तो उसका लाभ मिलेगा ही, है ना। अब देखो, यहाँ पे बात ये हो रही है कि भारत जोड़ने का जो नया प्रयोग है वो क्यों है। देखो, हमारे यहाँ पे नॉर्थ साउथ चलता है। अब देखो, हम हैं तो इंडियन ना, ये देश है भारत ही ना, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया कहकर संबोधित किया जाता है। तो देखिए, ये हमें कहीं ना कहीं विभेदनकारी नीति देखने को मिलती है। तो अगर हम इन दो संस्कृतियों का संगम होता है तो हम वापस से कहेंगे कि हम इंडियन हैं, हम इंडिया से हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हम साउथ इंडिया से, हम नॉर्थ इंडिया से हैं। कोई भी सिनेमा साउथ सिनेमा, नॉर्थ सिनेमा नहीं होगा, वो सिर्फ एक सिनेमा होगा। तो इस लिहाज से ये भारत जोड़ने का जो कार्यक्रम है बहुत जरूरी भी है। इसे कोई भी करे, अगर सरकार, अगर राजनीतिक पक्ष से ना भी देखा जाए तो ये आज की जरूरत है। देखिए, एक और समस्या है, आर्टिकल आया है डिजिटल साक्षरता से दूर ग्रामीण भारत।
देखिए, आज का युग काहे का युग है? सूचना का युग है। सूचना का मतलब टेक्नोलॉजी का युग है। सूचना क्रांति की इस दौड़ में पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। सूचना भेजने से लेकर प्राप्त करने तक सभी कार्य अब सुलभ और अनिवार्य होते जा रहे हैं। परीक्षा हो या बैंक हो या लेन देन हो, व्यापार हो, पढ़ाई हो, देश दुनिया की न्यूज़ हो, योजना परियोजना कार्यक्रम कुछ भी हो, अगर आपको छोटी से छोटी जानकारी भी प्राप्त करना है तो ये बहुत आसान हो गया है। आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए, इंटरनेट से आपको सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन हमें एक और भी समस्या देखने को मिलती है कि जहाँ पर डिजिटलाइजेशन ने लोगों को लाभ पहुँचाया है, वहाँ अभी भी समस्या ये है कि इस चीज़ से जो भारत के जो ग्रामीण वर्ग के लोग हैं वो अभी भी पिछड़े हुए हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे गांव में यहाँ पे आर्टिकल में दिया गया है कि गांव की 18 वर्षीय सुमन हैरत से पूछती है कि डिजिटल साक्षरता क्या होता है। महिलाएं कहती हैं कि पति उन्हें बटन वाला पुराना मोबाइल दे देते हैं जिसमें पैसा भी नहीं डलवाते हैं। तो ये क्या है? ये एक तरीके से हमें ये दिखाता है कि अभी भी हमारे यहाँ पे गाँव जो है डिजिटली साक्षर नहीं हुए हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन चुनौतियों से निपटने के लिए शिक्षा की नीति वहाँ लेकर जाए। अगर जब गांव पढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा की नीति अपनाए तो हम वहाँ पर इस अवेयरनेस से लोगों को जागरूक कर सकते हैं और डिजिटलाइजेशन का उन्हें ज्ञान भी दे सकते हैं जिससे वो भी डिजिटली साक्षर हो सकते हैं। तो ये आप निबंध में, सोशल जस्टिस में, इक्वालिटी के लिए, और अब आप इंटरव्यू में और जीएस पेपर 4 में नई नई, अगर आपसे पूछा जाता है जीएस पेपर 4 में कि अगर आप अधिकारी हैं वहाँ पे अवेयरनेस नहीं हो तो आप क्या करेंगे, तो आप इस तरह का न्यूज़, आप इस तरह का लाइन फ्रेम कर सकते हैं कि गांव पढ़ेगा तभी तो इंडिया बढ़ेगा। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन के सामने चुनौती है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ये जो है बताया गया है कि क्या समस्या है ग्रीन हाइड्रोजन के सामने, है ना, इसको पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, जापान को पछाड़ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना भारत, तो ये आप देख लीजिएगा, है ना। दक्षिण एशियाई देशों में महंगाई बड़ी समस्या, आईएमएफ के सेमिनार में आरबीआई गवर्नर ने कहा पड़ोसी देशों से रुपए में कारोबार को तैयार। ठीक है। अब देखिए, मंदी, आप महंगाई जान ही रहे हैं, तो महंगाई बड़ी समस्या चली रही है, आप जान रहे हैं, तो ये उससे पहले भी कवर हुआ था। अब बात करते हैं यूएन शांति मिशन में भारत ने अबे में तैनात की महिला शांति रक्षकों की प्लाटून। देखिए, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले देशों में शामिल भारत ने अब अबेई में महिला शांति सैनिकों की एक प्लाटून तैनात की है। भारत ही पहला देश है जिसने 2007 में लाइबेरिया में पहली बार शांति सैनिकों के रूप में महिलाओं की टुकड़ी तैनात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की सबसे बड़ी टुकड़ी तैनात किए जाने पर हर्ष व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट किया, यह देख गर्व हो रहा है, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भारत सक्रिय भागीदारी देता आ रहा है। हमारी नारी शक्ति द्वारा दी जाने वाली इस भागीदारी से और ज़्यादा गर्व हो रहा है। अबई अफ्रीकी देश दक्षिण सूडान और सूडान के बीच 10,546 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र है। 2004 के प्रोटोकॉल के द्वारा इसे विशेष प्रशासनिक दर्जा दिया गया है। अबई में महिला शांति सैनिकों की तैनाती के साथ भारत ने शांति सेना में महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की शुरुआत की है। स्थानीय स्तर पर महिलाओं एवं बच्चों और खासतौर से संघर्ष वाले क्षेत्रों में यौन हिंसा के शिकार होने वालों तक पहुंचने की क्षमता के कारण विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों को अत्यंत आदर से देखा जाता है। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने गुरुवार को ट्वीट किया, अबे में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए हमारी बटालियन के तहत भारत महिलाओं की एक पलटन तैनात कर रहा है। यह हाल के वर्षों में महिला शांति सैनिकों की सबसे बड़ी एकल तैनाती है। ठीक है, ये महिला सशक्तिकरण को एक तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। तो देखिए, इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी जो शुरुआत है वो साल 1948 में हुई। इसने अपने पहले मिशन में साल 1948 में अरब इजराइल युद्ध के दौरान युद्ध विराम का पालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संयुक्त राष्ट्र रक्षा मिशन 3 बुनियादी सिद्धांतों का पालन करता है, शामिल सभी बच्चों की सहमति का ख्याल रखना, शांति व्यवस्था कायम रखने के दौरान निष्पक्ष बने रहना, आत्मरक्षा और जनादेश की रक्षा के अलावा किसी भी स्थिति में बल प्रयोग नहीं करना। और वर्तमान में 4 महाद्वीपों में 17 संयुक्त राष्ट्रीय शांति अभियान चलाए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक विविध पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं, इसमें पुलिस, सैन्य और नागरिक कर्मियों को शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्रीय शांति सैनिक बल ने 1988 में नोबेल शांति पुरस्कार इनको मिला है। तो ये देखिए, संयुक्त राष्ट्र मिशन, शांति मिशन आपने देख लिया। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जरूरी बिंदु थे जो आपको बताना था। 2022 में सरकारी कुछ इस तरह पर पहुंचा विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक, है ना, ये भी अपडेट होगा करंट में, तो हम इसकी बात बाद में करेंगे। ये आप देख लीजिए कि ये बढ़ा है। तो आज की खबर में बस इतना ही था। मिलते हैं कल के न्यूज़ एनालिसिस में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। और आपको एक और न्यूज़ देनी थी कि जो भी लोग यूपी पीसीएस या बीपीएससी किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं एंसेंट हिस्ट्री की सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहा हूँ। और बुक है आर एस शर्मा,
ये आपको शाम को 6 बजे इसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग मेरे साथ जुड़िए, तैयारी करिए। मैं भी यूपी पीसीएस को अटैम्प्ट कर रहा हूँ, बिहार पीसीएस को भी अटैम्प्ट कर रहा हूँ। तो मेरी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो मैं अपने साथ जो भी पढ़ूंगा उसका वीडियो मैं बनाते चलूँगा और आपको देता जाऊँगा अपलोड करके। तो आप वहाँ से एंशिएंट हिस्ट्री आप कवर करते जाइए और जो भी उसमें डाटा होगा, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, उससे आप नोट करते जाइएगा, जिससे आपका भी एग्ज़ाम क्लियर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मेहनत से पढ़ाई करिए और सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू।